तो कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की टूल्स। और टूल्स की बात, अच्छा, कल ये डिस्कस हो गया था कि आरबीआई इज द अल्टीमेट बॉडी फॉर रेगुलेशन फॉर ऑल द बैंक्स। तो जैसे आरबीआई इज द फादर ऑफ ऑल बैंक्स, वैसे बैंक भी हम सभी लोगों का फादर है। तो आरबीआई इज द अल्टीमेट इंस्टीट्यूशन जो ये बताता है कि आप हमारे इजाज़त बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो कल एमपीसी कमेटी में क्वांटिटेटिव टूल्स में दो बातें डिस्कस हुई थी। एक था बैंक रेट, दूसरा था रेपो रेट, और एक मेंस के क्वेश्चन की बात हुई थी कि आरबीआई वर्सेस इन्फ्लेशन, ये बात हुई थी। आरबीआई वर्सेस इन्फ्लेशन की बात हुई थी। ऑयल को लेकर के बात हुई थी, क्रूड ऑयल, कच्चे तेल। और सरकार को लेके बात हुई थी कि सरकार और आरबीआई दोनों की बात हुई थी, सरकार और आरबीआई, ये सारी बात हो गई थी। अब आज हम लोग एक और टूल्स की बात करेंगे, रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो रेट, व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे? ये पढ़ते थे कि व्हेन आरबीआई lends money to commercial banks, at which rate, that is रेपो और बैंक रेट, ये बात हो रही थी कि जब आरबीआई अपने वाणिज्यिक बैंकों को जिन दरों पर उधार देती है वही कहलाता है रेपो दर या बैंक दर। और जब हम आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई इज फादर ऑफ ऑल कॉमर्शियल बैंक्स, ये बात करते हैं। तो भाई बात सही है। अगर फादर आपको पैसा दे तो ये एक सीधी प्रक्रिया है, एक डायरेक्ट प्रोसेस है। अच्छा, सुनने में भी ठीक लगता है कि आप अपने पापा से पैसा ले रहे हैं, है ना? अजीब नहीं लगता ये बात? आपने कहा मुझे ज़रूरत है पैसों की, तो आपने पापा से पैसा ले लिया। और फिर कहीं ना कहीं पापा की एक मोरल ड्यूटी भी है कि आपकी ज़रूरतों को पूरा करे। नहीं तो देखा जाए तो माँ बाप अपने बच्चों को पाल पोस कर क्यों बड़ा करते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि माता पिता अपने बच्चों को पाल पोस कर क्यों बड़ा करते हैं, चाहे तो आपको पाल पोस कर बड़ा करने के लिए कोई आया रख ले, अपना काम करें और आप कोई और पाले पोसे, और चाहे तो आपको ऐसे ही छोड़ दें जैसे यूरोपियन नेशन में होता है या अमेरिका में होता है। 14 साल के बच्चे हुए, उनको ऐसे छोड़ दिया, जाइए पलिए बढ़िए आप। अब थोड़ा सा यहीं पर हम लोग एथिक्स को लिंक कर रहे हैं। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, माँ बाप के लिए कितना जरूरी है अपने बच्चों को सही संस्कार देना,
माँ बाप के लिए कितना जरूरी है अपने बच्चों को सही बातें सिखाना। माँ बाप के लिए कितना जरूरी है अपने बच्चों को सही आचरण सिखाना। और कितना जरूरी है उन्हें इतना बड़ा कर देना कि वो अपना निर्णय खुद ले सकें, और फिर क्यों करें। और अगर अर्थशास्त्र में देखें तो अमर्त्य सेन कहते हैं ये सब तो अनार्थिक क्रिया है कि नहीं। देखो, आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जो धन का सृजन कर सके। अनार्थिक क्रियाएं वह क्रियाएं हैं जो किसी प्रकार का उत्पादन नहीं करती हैं और ना ही किसी प्रकार का धन का सृजन करती हैं। तो आप जितना भी एक्टिविटी देखते हैं अपने घर में वो सब अनार्थिक हैं। आपके पापा आपको स्कूल ले जाके छोड़ रहे हैं, वो अनार्थिक है। आपकी मम्मी घर में खाना बना रही हैं, वो भी अनार्थिक है। आप अपने छोटे भाई को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, वो भी अनार्थिक है, क्योंकि उसके बदले कुछ मिल नहीं रहा है ना। और अर्थशास्त्र ये सिखाता है कि हमको बदले में कुछ चाहिए। अगर बदले में कुछ मिल नहीं रहा है तो वो नॉन प्रोडक्टिव है। क्लियर हुआ? तो फिर आरबीआई इज द फादर ऑफ ऑल बैंक। और आरबीआई अगर पैसा देती है अपने बैंकों को तो कुछ तो निहित लाभ होगा। और आरबीआई कोई नॉन प्रोडक्टिव काम तो कर नहीं रही है। और आरबीआई इसलिए बैंकों को उधारी देती है ताकि बैंकों से उन्हें बदले में ब्याज मिल सके। बात क्लियर हो गई? तो आपके पापा क्यों आपका पालन पोषण कर रहे हैं? ताकि बदले में आप उनकी बुढ़ापे में लाठी का सहारा बन सके, या सहारे की लाठी बन सकें, या उनको उनके बुढ़ापे का बोझ हल्का कर सकें। क्या यही सब कारण होगा? पूछिए अपने पापा से, क्या मुझे पाल पोस क्यों बड़ा कर रहे हैं? क्या आप मुझसे काम करवा कर खुद ऐश करना चाहते हैं? या जो आपके शौक अधूरे रह गए हैं, मुझे आपने आईएएस बना दिया, अब आप अय्यासी करें? एक बार पूछिएगा तो कहेंगे ऐसा कुछ नहीं। तो फिर सवाल ये है, वो आपको लगातार हर महीने पैसा दे रहे हैं, आप हर महीने ट्रांसफर पेमेंट पर जिंदा हैं, है ना। पैसा ना दे तो आप शायद कल ही रोजगार में आ जाएंगे। अगर घर वाले सपोर्ट ना करें, दिल्ली में जितने बच्चे हैं, अगर उनको घर वाले सपोर्ट ना करें तो शायद वो कल ही रोजगार में आ जाएं। क्योंकि आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप मर जाएं। मरना बहुत हिम्मत का काम है। आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप सुसाइड कर लें। हाँ, आप ये कर सकते हैं, कहीं छोटा मोटा काम कर लें, नौकरी कर लें, है ना, या यहाँ से छोड़ के चले जाएं, घर ही पे चले जाएं। तो आपके पापा जो आपको पैसा दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपके पापा का यह कर्तव्य है, ड्यूटी। इसे जब आप बड़े हो रहे होते हैं और आपके पापा आपसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें पाल पोस कर इसीलिए बड़ा किया, तो आप कहते हैं ये तो आपका फर्ज था। ये तो बात है। आप ये बात कहते हैं ये आपका फर्ज था, आपने कोई बहुत एहसान नहीं किया है मुझे। फर्ज शब्द आ जाता है। ड्यूटी मतलब फर्ज। हम फर्ज की बात करते हैं। क्या वास्तव में ये उनका फर्ज था? जब आप पापा बनेंगे पता चलेगा। हाँ, इसीलिए वो पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि उनका कर्तव्य है। लेकिन आरबीआई के सेंस में ऐसा नहीं है। तो आरबीआई इसलिए उधार देती है अपने बैंकों को ताकि उन्हें उधार के बदले ब्याज मिल सके। उधार के बदले ब्याज मिल सके। और आरबीआई की कमाई क्या है? ब्याज। तो आरबीआई के मान लीजिए कई सारे बेटे हैं, है ना, बेटा वन या बैंक वन, बैंक टू। मान लीजिए अभी भारत में लगभग 12 बैंक ऐसे हैं जो राष्ट्रीयकृत हैं। इतने सारे बेटे हैं उनके पास, और इन सब बेटों को आरबीआई पैसा देती है, कहती भाई ले जाइए, काम धंधा करिए, बदले में हमको कमाई दीजिए, ब्याज। लेकिन अब कहानी उल्टी हो गई है, अब कहानी रिवर्स हो गई। रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या हुआ कि अब पापा के पास पैसा खत्म हो गया, अब अपने बच्चों से कह रहे हैं पैसा दो।
तो जिस दिन आपके पापा आपसे पैसा मांगने लगे, समझिए कि यार हालात ठीक नहीं है, आप यही समझेंगे। और थोड़ा सा लगता है कि अरे पापा पैसा मांग रहे हैं, अच्छा अगर पापा पैसा मांगे तो आप मना भी नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आप पैसा कमाने लगे, आप आईएएस हो गए, आपके पास बढ़िया करोड़ों की संपत्ति बना ली आपने, और हर महीने 5 लाख 6 लाख रुपए आपके पास आ रहे हैं, पापा ने कहा पैसे दो, आप मना कर पाएंगे? नहीं मना कर पाएंगे। ये रिवर्स रेपो है। जब आरबीआई बैंकों से कहती है पैसा दीजिए, तो रिवर्स हो गया ना। यानी अब परिभाषा ऐसे हो गई कि जब केंद्रीय बैंक केंद्रीय बैंक अपने वाणिज्यिक बैंकों से अपने वाणिज्यिक बैंकों से जिन दरों पर पैसा उधार लेती है, उसे रिवर्स रेपो कहते हैं। उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। जिन दरों पर पैसा उधार लेती है उसे हम रिवर्स रेपो दर कहते हैं। अब पता नहीं पापा आपके पापा को पैसे जरूरत क्यों पड़ी है। हो सकता हो जरूरत ही पड़ी हो, कहीं देना हो पैसा। अभी सोचने वाली बात है, यही तो मेंस का टॉपिक है कि आखिर आरबीआई को पैसे की जरूरत क्यों पड़ गई। आरबीआई तो खुद पैसे छापता है। क्यों? आरबीआई के पास खुद ही खजाना है। हाँ, वो तो वर्ल्ड बैंक भाई। अगर देखिए, आप ऐसे समझिए, अगर आपके पापा आपका पेट पाल सकते हैं, अपना पेट नहीं पाल सकते? कुछ तो मजबूरी होगी। अब यही सोचना है कि मजबूरी क्या है। पापा क्यों पैसा मांग रहे हैं आपसे? तो आप किससे पूछेंगे ये बात? मम्मी से। और अगर आरबीआई फादर है, यही कह रहे हैं ना, आरबीआई इज द फादर ऑफ ऑल बैंक्स। मम्मी कौन है? कौन है? सरकार। वेरी गुड, सरकार हमारी माँ है। कहते हैं ना, सरकार माई बाप है, पहले माई है फिर बाप है। तो अब बैंकों की हिम्मत तो है नहीं कि अब सरकार से ही पूछें पापा क्यों पैसा मांग रहे हैं। या मान लीजिए अपनी मम्मी से पूछ भी लेंगे तो मम्मी को भी तो नहीं पता होगा ना, क्योंकि पापा शक्तिशाली हैं, मम्मी कमजोर है, कल ही हमने बताया। तुम्हें पता नहीं क्यों पापा तुमसे पैसा मांग रहे हैं। सरकार यानी माँ आपसे पैसा नहीं मांगेगी कभी। सरकार कभी आपसे पैसा नहीं मांगती, मांगती है? कभी सरकार ने कहा रास्ते में खड़े होकर के यहाँ मेट्रो बन रहा है, पहले चंदा दो तब जाने देंगे? या कभी सरकार ने सड़क किनारे बैरियर लगा दिया और सड़क बन रही है, पहले 500 निकालो तभी जाने देंगे? पहले सरकार काम कर दे। देखिए, सरकार और आरबीआई में यही डिफरेंस है। सरकार पहले इंफ्रा बना लेती है, पहले सड़कें बना लेती है, हाईवे बना लेती है, ओवर ब्रिजेस बना लेती है, फिर टोल लगाती है। आरबीआई पहले ले लेती है, फिर काम करती है वो। तो माँ और बाप में जो अंतर है, वही आरबीआई और सरकार में अंतर है। तो आपका ज़्यादा दर्द कौन समझ सकता है, माँ या बाप? माँ। माँ ज़्यादा इमोशनल है, माँ ज़्यादा अवेलेबल है, तो सरकार ज़्यादा इमोशनल है। इस सरकार को चपत है, सरकार को घाटा है। तो राजकोषीय घाटा किसका है? सरकार का है कि नहीं? आरबीआई घाटा वाटा नहीं है। मौद्रिक घाटा किसका है? सरकार का। प्रभावी राजस्व घाटा किसका है? सरकार का। क्रियात्मक घाटा किसका है? सरकार का। 8 प्रकार के घाटे हैं सरकार के। यानी आपकी माँ को कई प्रकार का दर्द हो, मगर वो सहने की कोशिश करती। कोविड आया,
सरकार ने कहा चलो अच्छा ठीक है, इस बार हम टैक्स नहीं लेंगे। आरबीआई ने कहा नहीं, ये सब नहीं चलेगा, हम तो मशीनरी हैं। अब इंटरेस्ट को क्या पता कोविड चल रहा है कि नहीं। और देखिए कोविड 3 साल 4 साल रहा, आरबीआई ने एक पैसा माफ नहीं किया। अगर ना समय दे सकते हैं, माफ नहीं कर सकते। तो जो समय दिया उसी को मॉरेटेरियम कहा जाता है आर्थिक भाषा में। कि हाँ चलो 3 महीने का समय ले लीजिए, देना तो पड़ेगा। तो कर्ज माफी कहाँ होती है? सरकार करती है, बैंक नहीं करती। कोई घाटा नहीं, आरबीआई कहाँ घाटा है? कहाँ पढ़ते घाटा? कभी पढ़े आपने आरबीआई घाटा है? कहीं शब्द ही नहीं है। और देखिए अब जो जिसके पास अच्छा नॉलेज वही बता सकता है आरबीआई घाटे नहीं है। ये लोग कहेंगे अरे क्या बात कर रहे हैं, बैंक का तो घाटा है। अब कहानी ये है कि आरबीआई एक मशीनरी है ना, फादर एक मशीन होता है बस। वो हर महीने बजट पूछता है मम्मी से, कितना बजट है? मम्मी कहेंगे 10,000 चाहिए इस बार राशन चलाना है, लो 10,000। ठीक है। अब हम लोग यहाँ समझेंगे कि आखिर आरबीआई को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है पैसा लेने की। आईएएस प्रीलिम्स का सवाल है कि कभी कभी समाचारों में हम ये देखते हैं कि आरबीआई रिवर्स रेपो दर लगा करके बैंकों की तरलता को सोख लेती है, यानी बैंकों के पास जो पैसा है वो मांग लेती है। तो पैसा मांगती क्यों है? उसके अब कई कारण हो सकते हैं। तो रिवर्स रेपो समझ में आ गया। अब सवाल ये भी है जिन दरों पर, तो सवाल ये भी था आईएएस में, आईएएस प्रीलिम्स में, कि क्या आरबीआई जो पैसा उधार देती है उसके बदले बैंकों से ब्याज लेती है? क्या आप पापा को पैसा देंगे, बदले में कहेंगे कितना ब्याज दोगे? चलिए एक एजम्पशन करते हैं कि आप मैरिड हो गए, आपकी शादी हो गई। पहले आप सिर्फ सिद्धार्थ थे, अब मिसेस सिद्धार्थ आ गई हैं, और आपके पापा ने आपसे कहा सिद्धार्थ जरा पैसा देना, तो 5 लाख रुपए। आपने कहा ठीक पापा दे रहे हैं। आप तो दे देंगे क्योंकि आपका तो एक जुड़ाव है ना पापा से। ये क्या करेंगी? कहेंगी अरे ऐसे दे दोगे पैसा? पूछो इस पैसे बदले क्या देंगे। आप तो पूछ नहीं पाएंगे क्योंकि आप तो भाई ब्लड हैं उनके। लेकिन आपके पापा समझ जाएंगे कि ये जो आई है औरत ये सही नहीं है, कुछ गड़बड़ तो है। तुम्हें पहले अरे दो, हम तुम्हें बदले में कुछ दे रहे हैं। आप तो उसने कहा क्या? उसने कहा ये लो कागज, घर के कागजात ले लो, घर के कागजात। अब सिद्धार्थ ने कहा तसल्ली पड़ गई कलेजे को, मिल गया ना घर का कागज 5 लाख के बदले। अब मिसेस सिद्धार्थ बहुत खुश, बढ़िया है दे दीजिए 5 लाख। आरबीआई ने बैंकों से पैसा लिया, बदले में कुछ कागजात दिए होंगे, यानी कैश नहीं देती आरबीआई। एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना। आरबीआई कभी भी बैंकों से पैसा उधार लेते समय कैश इंटरेस्ट देने का वादा नहीं करती। बिल्कुल वैसे जैसे हमने कहा आप लोग हमें 5-5 हज़ार दीजिए, आप 4 लोगों ने मिल करके हमें 20,000 दिया, उसमें से कोई एक होगा यार ले तो रहे हैं सर, बदले में क्या देंगे? आपको मूलधन की चिंता नहीं है क्योंकि आपको पता है सर तो वापस ही कर देंगे। बैंकों को आरबीआई से मूलधन की चिंता ही नहीं है, तो आपको भी नहीं चिंता है। तो हमने कहा अच्छा रुको, ये लो अंगूठी, 20,000 दिया है, ये 60,000 की अंगूठी है प्रेजेंट टाइम में। तो खुद से कह रहे बहुत बढ़िया। अब आप कह रहे बहुत बढ़िया अंगूठी ले गए। हम कहा लेकिन 1 हफ्ते बाद 20,000 देंगे, ये अंगूठी वापस करनी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है, यही तो हुआ गिरवी। अब आप सोचिए हमने आपसे 20,000 लिया, हमने 20,000 से काम भी चला लिया अपना, 20,000 का 40,000 कर लिया, 1 हफ्ता हो गया, आपने हमको अंगूठी वापस की, हमने आपको 20,000 वापस किया, आपको बदले में क्या मिला? आरबीआई बैंकों से यही करता है। आरबीआई बैंकों से पैसा लिया, अपना काम किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया, जहाँ बताएंगे अभी क्या करता है, और बदले में कुछ कागज दिए।
फिर 2 दिन बाद कहा हो गया काम हमारा, लाओ हमारा कागज, ये लो अपना पैसा। मिसेस सिद्धार्थ से कहा पापा ने, ये लो अपना पैसा 5 लाख, लाओ हमारा घर का कागज। सिद्धार्थ, मिसेस सिद्धार्थ को क्या मिला? नथिंग, कुछ मिला? आप मेरी अंगूठी का क्या किए 1 हफ्ते तक? अगर कुछ नहीं किए तो आपका इंटरेस्ट 0 हो गया, लेकिन आप दिमाग लगाते तो बहुत कुछ कर सकते। आप भी अंगूठी गिरवी रख देते 1 हफ्ते के लिए, 60,000 ले लेते। क्यों? दिया आपने हमको 20,000 था, 60,000 अंगूठी गिरवी रखते। समझ में आया? फिर आप उससे पैसा लेते, मतलब अंगूठी को चला सकते थे। या किसी बारात में चले जाते, देखते किसी के हाथ में अंगूठी नहीं है, कहते लो पहनो 1 घंटे के लिए, 500 रुपये दो। या किसी स्टूडेंट को, अरे देखो कुमार बैंक से अंगूठी है, बहुत इकोनॉमिक्स की जानकार हैं, 2 घंटा पहनो, जान बरसने लगेगा। चला सकते थे, यूज कर सकते थे। ये आपके पास 60,000 की चीज़ है भाई, समझ में आ रही नहीं? तो बैंक भी क्या करते हैं, आरबीआई के एसेट्स को चला देते हैं। ये देखो आरबीआई कागज हमारे पास है, तो दूसरा व्यक्ति इसी में प्रभावित होकर ये कुछ पैसे देता है। ये चाहें तो घर का कागज दिखा करके लोन ले सकते हैं। समझ में आई? आरबीआई बहुत समझदार है। आरबीआई कहती है कैश देंगे तो खर्च कर देंगे, और अगर इंटरेस्ट कैश में ही देना होता तो कैश लेता क्यों आरबीआई? तो अगर आपके पापा ने आपसे कैश मांगा है तो उसके पीछे कुछ रीजन होगा। आपने कहा भाई 4 लाख 5 लाख रुपए हमारे पास आ रहे हैं, पापा ने कहा ऐसा करो हमको 5 लाख दे दो। आपने दे दिया बिना कुछ बोले, जब बिना कुछ बोले दे दिया तो अब आपके पास तरलता, तरलता यानी लिक्विडिटी कम हो गई ना। और जब आपके पास लिक्विडिटी कम हो गई, पैसा कम हो गया, तो अब आपका खर्च भी क्या हो गया? कम हुआ कि नहीं? आपका जो फालतू खर्च होना होता वो क्या हो गया? कम। पापा ने इसलिए पैसा मांगा होगा ताकि आप फालतू खर्च ना करें। एक कार्य भी तो हो सकता है, कहा बेटा हमको दो, हमारे पास सुरक्षित रहेगा, तुम्हें जब जरूरत होगी हम दे। अब फिर 1 महीने बाद आपको लगा घर बनवाना चाहिए, घर में पैसा कम पड़ रहा था, पापा ने कहा लो पैसा, आप ही का पैसा दिया ना। आरबीआई भी वही करती है। जब बैंकों में तरलता बहुत बढ़ जाती है, पैसा बहुत हो जाता है, तो बैंक अनाप शनाप उधारी ना करें, विजय माल्या को ना दे दें, रोटोमैक को ना दे दें, अदाड़ी को ना दे दें, तो आरबीआई क्या करती है, तरलता को सोख लेती है। और जब तरलता सोख लेती है तब बैंकों के पास पैसा बचा ही नहीं। तो जब कभी भी आपके जेब में पैसा हो, उसको ऐसी जगह लगा दीजिए कोई सोख ले। तभी तो कहते हैं पैसा ज़्यादा हो तो ज़मीन में डाल दीजिए। ज़मीन ने पैसा सोख लिया। पैसा ज़्यादा हो सोना खरीद लीजिए। समझ में आया? पैसा आपके पास ज़्यादा होना नहीं चाहिए। अगर कैश में पैसा है चलेगा बहुत तेज, और अगर सॉलिड में पैसा है चल ही नहीं पाएगा। एक बार सवाल ये भी पूछा गया ना इस प्रीलिम्स में कि सबसे तरल क्या होता है? नकदी। सबसे तेज क्या चलता है? कैश। भाई आप सेब खरीदने गए, आपने कहा मुझे जरा 5 किलो सेब दे दीजिए, उसने कहा 500 रुपये हुआ। आपने कहा नहीं कैश तो नहीं है, जमीन का टुकड़ा है मेरे पास, ले लो। देगा? झोले में लाए हैं जमीन का टुकड़ा, लेगा? नहीं। चेक लेगा? नहीं। सोने की अंगूठी लेगा? नहीं। वो सब देर से चलेंगे। तो आपके पास हमेशा पैसा इस रूप में रहना चाहिए जो देर से चले। तो जब कभी भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसा हो, आप 500 रुपये का एक चांदी का सिक्का लेकर रख लीजिए, आप 1000 रुपये की SIP कर दीजिए,
पैसा जेब में होना ही नहीं चाहिए, ना रहेगा जेब में ना भागेगा। एक अर्थशास्त्री है पीगू, और पीगू ने बहुत अच्छी बात कही थी कि मुद्रा के पांव होते हैं, और जब पांव हो जाएंगे तो चलेंगे जरूर। क्यों कहा गया लड़कियां घर की लक्ष्मी? और लक्ष्मी को क्यों तिजोरी में बंद करने की बात कही गई? लक्ष्मी खोल देंगे तो भाग जाएगी, या कोई भगा ले जाएगा। और घर में चोरी किस चीज की होती है? लक्ष्मी की। कोई घर में आता है तो कुत्ता चुरा के थोड़ा ले जाता है आपका, ये बहुत शानदार कुत्ता है ले चलो। लक्ष्मी। तो भारत में अब देखिए यहाँ से सोशल इश्यू ऐड हो रहा है। भारत में लक्ष्मी की तुलना लड़कियों से की, इसलिए लक्ष्मी और लड़कियां एक दूसरे के समानार्थी हो गई। और शायद हम खुली अर्थव्यवस्था के बावजूद, जैसे लक्ष्मी को तिजोरी के अंदर रखते हैं, वैसे लड़कियों को भी तिजोरी के अंदर रखते हैं। अब ये हमारी गुलाम मानसिकता की देन है, या हमने जो चीज महसूस की। आरबीआई क्या कहता है कि भाई आपके पास लक्ष्मी ज्यादा रहेंगी खुले में, तो वो कोई ना कोई लूट लेगा। 17,000 करोड़ रुपया लूट के लेके चले गए कौन? विजय माल्या। 27,000 करोड़ रोटोमैक कंपनी, 18,000 करोड़ डाबर कंपनी। तो लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए की तरलता बड़ी बड़ी कंपनियों ने ले ली। अगर बैंकों के पास पैसा ही नहीं होता तो शायद देते ही नहीं। तो आरबीआई ने नया नियम निकाल दिया। अभी हम लोग क्वालिटेटिव पर आएंगे। मोरल शासन, नैतिक प्रभाव। किसी को 2 करोड़ से भी ज्यादा आप अगर लोन देते हैं तो आपको आरबीआई से अनुमति लेनी पड़ेगी। अब सवाल ये भी है कि 17,000 करोड़ रुपए जो ले गए विजय माल्या, जो एनपीए हुआ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उसमें क्या आरबीआई की गलती नहीं थी, या सिर्फ बैंकों की ही गलती थी? इस सवाल का जवाब बिल्कुल वैसे ही है कि आप अपने पापा से कहा कि मुझे दिल्ली में एक लड़की पसंद है, वो बहुत अच्छी है, सुशील है, टैलेंटेड है, पढ़ने लिखने में अच्छी है, कामकाज भी आता है, घरेलू है, एक बार घर आ जाएगी तो घर को स्वर्ग बना दे। पापा ने कहा नहीं, बिना जांच पड़ताल के हम नहीं लाएंगे। आपने कहा अरे आप हमारी बात तो मानिए। फिर आपने तारीफ़ किया, फिर तारीफ़ किया, फिर आपने कहा अरे बहुत बेहतरीन है, ऐसी लड़की मैंने देखी नहीं है। पापा ने कहा अच्छा ठीक है, मिलवाओ एक बार। तो आपने कहा नहीं मिलिए मत, आप पहले मोहर लगा दीजिए। तो आपने कहा नहीं हम ऐसे मोहर नहीं लगाएंगे। आप 25 मंजिले पर चढ़ गए। आपने कहा मैं कूद जाऊंगा अगर नहीं आपने मेरी शादी की उससे तो। अब पापा क्या करते? आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए उन्होंने मोहर लगा दिया। बैंकों ने विजय माल्या के पैसे उधार देने के लिए अपने बाप यानी आरबीआई से मोहर लगवाया। अरे विजय माल्या कंपनी बहुत अच्छी है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु है, किंगफिशर एयरलाइंस है, पैसा दीजिए इनको, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। आपने कहा हम जिम्मेदारी ले रहे हैं इस लड़की की। अब लड़की घर में आ गई, अब तहलका शुरू। जो लड़की घर जन्नत बनाने आई थी उसने दोजख बना दिया, नर्क बना दिया। तो आरबीआई कहाँ गलती है? तो पापा की गलती ही नहीं है। गलती है? कोई गलती ही नहीं है। तो जब फादर की कोई गलती ही नहीं है तो फिर बैंक की गलती है, यानी फिर आपकी गलती है ये। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर विजय माल्या पैसा लेकर के भागे हिंदुस्तान से तो उसमें गलती किसकी है? बैंकों की। बैंक्स आर रिस्पॉन्सिबल, बैंक जिम्मेदार है। इसलिए आरबीआई कहती है कि अब आपको कुछ भी काम करना होगा तो आपको पहले हमसे क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति। तभी आप ये काम कर सकते हैं। तो कैश नहीं रखने देना चाहती है,
और शायद इसीलिए आरबीआई कहती है कि हम अब आप पर लगा रहे हैं रिवर्स रेपो। यानी रिवर्स रेपो का मतलब क्या हो गया कि ज्यादा से ज्यादा कैश अपने पास रखना चाहती है कौन? आरबीआई। अपना कहते कैश दीजिए हमें, और बदले में कोई भी इंटरेस्ट इन कैश नहीं देती है। अब फिर वही कहानी हो गई कि अगर हम रिवर्स रेपो ज्यादा कर देते हैं, तो व्हेन आरबीआई imposed reverse repo more on the commercial banks, ज्यादा रिवर्स रेपो कर देंगे तो लिक्विडिटी इन बैंक, समझ में आ गया होगा अब। ज्यादा रिवर्स रेपो करेगी तो लिक्विडिटी इन बैंक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब लिक्विडिटी इन बैंक्स कम हो जाएगी तो लोनिंग कैपेसिटी इनटू द मार्केट क्या हो जाएगी? कम। बैंक के पास पैसा नहीं है तो कस्टमर को पैसा नहीं दे पाएगा। आ जाओ, बैठ जाओ। तो पॉकेट या मनी इन पॉकेट, मनी इन पॉकेट क्या हो जाएगा? कम। जेब में पैसा कम जाएगा, और जैसे ही जेब में पैसा कम गया वैसे आपका जो इफेक्टिव डिमांड है, इफेक्टिव डिमांड वो भी क्या हो जाएगा? कम। जब आपकी मांग कम हो गई तो जाहिर सी बात है आपके एक्सपेंडिचर क्या हो गए? एक्सपेंसेस क्या हो गए? कम। और जब आपके खर्च कम हो गए तो आपका फालतू खर्च जो एक्स्ट्रा वेगेंट है वो भी क्या हो जाएगा? कम। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी क्या हो जाएंगे? कम। फालतू खर्च कम हो गए तो कहीं ना कहीं जो एक इन्फ्लेशन हो सकता था मार्केट में, इन्फ्लेशन इन मार्केट, वो भी क्या हो जाएगा? कम। इन्फ्लेशन का रिलेशन जीडीपी जीएनपी इन सब से है, ये भी क्या हो जाएगा? कम। इसका कम होना मतलब क्या हो गया? प्रोडक्टिविटी कम, प्रोडक्शन कम, ओवरऑल ग्रोथ कम। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आरबीआई imposes reverse repo rate on the all commercial bank। यानी जब आरबीआई रिवर्स रेपो को बढ़ा देती है तो बैंकों की लिक्विडिटी कम हो जाती है, लोनिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, आपके पॉकेट में पैसा कम हो जाएगा, आपका इफेक्टिव डिमांड कम हो जाएगा, आपके एक्स्ट्रा वेगेंट एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, इन्फ्लेशन इन मार्केट कम हो जाएगा। एंड इन्फ्लेशन अच्छा है, गुड थिंग्स। एग्जैक्टली, इम्पोज, देखा ना, इम्पोजेस यही तय करती, सब यही करता है। आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे आपके पापा तय करेंगे। एंड आरबीआई इज द पापा ऑफ ऑल बैंक्स। अच्छा, अपने पापा से आप कह पाएंगे ये बात? आपके पापा ने कहा कि हमको पैसा दीजिए आप, तो आप कहेंगे इतना इंटरेस्ट चाहिए हमें आपसे? नहीं, आरबीआई इज द फादर ऑफ ऑल बैंक्स ना, एंड आरबीआई इज द ग्रैंड फादर ऑफ अस। अगर हम लोग बात करें तो आरबीआई तो दादा है हमारा, और जो हमारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं वे हमारे फादर हैं। तो आरबीआई का जो इंटरेस्ट है वो अपने ग्रैंड सन्स में होता है, क्योंकि जैसे हम लोग अपने दादा के इंटरेस्ट हैं वैसे आरबीआई के इंटरेस्ट उनके
कस्टमर्स हैं। कौन से कस्टमर? जो कॉमर्शियल बैंक के कस्टमर्स हैं। तो आप कभी ये बात नहीं कह पाएंगे, इसलिए वो पूरा लिक्विडिटी सोक कर लेता है। तो इसलिए रिवर्स रेपो लगाता वही है, रेट भी वही डिसाइड करेगा, सब कुछ वही डिसाइड करेगा। नहीं तो वो देखता है ना कि हम कितना पैसा ले लें, बस ये देखता है कि आपके जेब में अगर पैसा ज़्यादा रहेगा तो आप दोस्ती यारी में खर्च ज़्यादा कर देंगे। अगर कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा ज़्यादा रहेगा तो हो सकता हो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे दे। अच्छा, पैसा ज़्यादा होने पर ही आप कम ब्याज दर पे उधार देंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास पैसा ज़्यादा हो तो लोग हमसे पैसा उधार लेने आएंगे, तो जब ज़्यादा होगा तो हम चाहेंगे पैसा जल्दी से जाए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कम रखेंगे, तभी तो पैसा जल्दी से जाएगा। और जब पैसा हमारे पास खुद ही कम रहेगा तब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे। आईएएस प्रीलिम्स से सवाल पूछा गया, वे कौन सी सिचुएशंस होती हैं कि जब वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक्स अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा कर रखते हैं? जब उनके पास पैसा नहीं हो। और कब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा? जब लिक्विडिटी ज़्यादा होगी। जाहिर सी बात, जब लिक्विडिटी ज़्यादा होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, जब लिक्विडिटी कम होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। तो जैसे हमने कहा कि आरबीआई के बहुत सारे बैंक्स, तो आपने देखा भी होगा कि आरबीआई बहुत सारे जो बैंक्स हैं सब पर उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। ये आप देखा होगा, एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, बैंक ऑफ बड़ौदा का अलग है, प्राइवेट बैंक्स के अलग हैं, और बहुत सारे बैंक सबके अलग अलग हैं। क्या रीज़न है रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होने के? आरबीआई के सब बेटे ही हैं, आरबीआई द फादर ऑफ ऑल बैंक्स। मान लीजिए 12 बेटे हैं। अच्छा, जब कभी आरबीआई को अपने लिक्विडिटी का या अपने एसेट्स का बंटवारा करना होगा, तो जैसे एक फादर है, उसके 4 बेटे हैं, बंटवारा करना होगा तो फादर क्या करेगा? 25-25 सबको। आपको लगता है ये सही तरीका है? जैसे एक लड़का उनका पैदा हुआ शादी के 3 साल बाद, ठीक, और जो चौथा लड़का है वो शादी के 20 साल बाद। यानी जो चौथा वाला होगा उसने शायद अपने मम्मी पापा की जो सेवा है, सर्विस है, वो 20 साल कम की होगी, पहले वाले ने ज़्यादा की होगी। तो आपको लगता नहीं फिर ये इनजस्टिस है अगर हमने चारों को बराबर बराबर कर दिया तो? ये बात सच है कि नहीं? अगर किसी ने 20 साल कम अपने माँ बाप के दर्द को झेला है और बड़े वाले ने ज़्यादा झेला है, तो फिर माँ बाप की गलती है। अब एक साथ तो 4 बच्चे पैदा नहीं हो सकते, बायोलॉजिकल वाइबल नहीं है। अब आप सोचिए, माँ बाप गलती नहीं है, लेकिन माँ बाप ये तो देख सकते हैं कि चारों बेटों में से ज़्यादा लायक कौन है। हो सकता हो चौथा वाला शराबी हो और आपने बराबर बांट दिया, चौथे ने पी के उड़ा दिया। आरबीआई यही देखता है, इसे कहते हैं लॉजिकल राशनिंग। आरबीआई ऐसे नहीं बंटवारा करता। अगर आरबीआई अपने बेटों में एक समान बांटता तो जितना एसेट, जितना कॉर्पस आरबीआई एसबीआई का है, उतना ही कॉर्पस फिर किसी और बैंक का होता, छोटे बैंक का भी होता। यानी जब आरबीआई पैसा बांटता है वो देखता है उसका सबसे लायक बेटा कौन है। हम लोग क्या करते हैं? समान बंटवारा करते हैं, ये गलत है। अगर आप बड़े बेटे को ज़्यादा दे दीजिए जो लायक हो, बड़ा ही क्यों, अगर छोटा लायक हो तो छोटे को ज़्यादा दीजिए, हो सकता है वो सबको संभाल ले। अब ये तो आपके संस्कार हैं कि आपने क्या सिखाया है कि नहीं? भाई मुगलों में तो यही होता था, मुगलों में तो नहीं बांटा जाता तो भी मार देते थे, है कि नहीं? तो अब यहीं पर तो कल्चर, आचरण, संस्कार जैसे शब्द आते हैं। हाँ, सब होगा। लेकिन आरबीआई देखिए, लेकिन आरबीआई के साथ हिम्मत नहीं है किसी को। एसबीआई को हम आरबीआई का एजेंट कहते हैं। कभी आरबीआई टर्मिनेट हुआ या कभी आरबीआई दिवालिया हो गया तो उसकी जगह कौन लेगा? उसका बड़ा बेटा एसबीआई। पूछा गया सवाल है।
अगर ऐसी सिचुएशन आई कि आरबीआई ही टर्मिनेट हो जाए, कुछ ऐसी एब्सेंस हो जाए, या बासिल में जाके अपनी बात आरबीआई ना कह पाए, तो कौन कहेगा? एसबीआई। अरे जैसे बहुत सारे, स्पेन का रिजर्व बैंक टर्मिनेट हो गया, या आप यहाँ देखेंगे जिम्बाब्वे में हालत ख़राब हो गए। ये कौन सा देश था? वेनेजुएला। फिजिकल डेफिसिट्स ज़्यादा, पैसे बहुत ज़्यादा बांट देना। बहुत मुश्किल से हिंदुस्तान में पैसा उधार मिलता है, और बहुत आसान भी है पैसा लेना। देखिए, आप अभी चले जाइए कि हमको पैसा दे दीजिए, तो बैंक आपसे पूछेगी क्यों दे दें, आप क्या लगते हैं हमारे? कहेगी आपको किस बेस पे पैसा दे दें, क्या है? तो आप कहेंगे हमारे पास ठेला है। ठेले पे पैसा नहीं देगी। आप कहेंगे गुमटी है, नहीं देगी। आप कहेंगे हमारे पास लैंड है, तो देगी, लेकिन लैंड ले लेगी। तो लैंड अगर आपकी 1 करोड़ की है, तो 1 करोड़ नहीं देगी, 50 लाख देगी। क्योंकि ज़्यादा रिस्क बैंक को है या आपको है? बैंक को है ना, क्योंकि बैंक तो आपको लैंड पे पैसा भी दे रही है, और आपको खेती करने का वो भी करिए, भाई खेती भी करिए और आप पैसा भी ले जाइए। तो इसलिए जब आपके पास एसेट्स होंगे तब वो आपको लोन देगी। तो विजय माल्या 17,000 करोड़ रुपए कैसे लेके चले गए? विजय माल्या 17,000 करोड़ ले गए, लेकिन उनके पास 54,000 करोड़ की एसेट्स थी, जो उन्होंने बैंकों को दिए। तो देखो, बड़ी कंपनियों से कभी बैंक को लॉस नहीं होता है। तो लॉस किससे होता है? जिसके पास कुछ नहीं है, फार्मर्स। अब फार्मर्स ने अपना लैंड गिरवी रख दिया, आपने पैसा ले लिया। अब आपने किसान से कहा पैसा नहीं दे पा रहे हैं, ज़मीन गिरवी कर लेंगे। किसान कहेगा आइए हमारे गांव। अब बैंक वाले पहुंचे, उन्हीं को मार कूट के बराबर कर दिया। इसलिए एनपीए सबसे ज़्यादा हमारा एग्रीकल्चर में है, 2 रीजन से। एक तो अनऑर्गेनाइज्ड है बहुत ज़्यादा, और दूसरा ये है कि फिर आप जाकर एक कब्जा नहीं कर सकते। देखिए, बैंक कभी कभी किसी बिल्डिंग में ताला लगा दी ना कि अब बैंक की प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये पैसा नहीं भर पाए। लेकिन उस प्रॉपर्टी को आप डॉक्यूमेंट तो परचेज कर लेंगे, पोजेसन कैसे परचेज करेंगे? और जिसका है वो अभी रह ही रहा है उसमें। तो जो परचेज, अच्छा हम लोग क्या परचेज करते हैं? फिजिकल एसेट कहाँ परचेज करते हैं? हम तो घर खरीदने में डॉक्यूमेंट परचेज करते हैं ना। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ घर खरीदा, तो क्या हम इसको प्रयागराज ले जा पाएंगे? सिर्फ डॉक्यूमेंट ले जा पाएंगे, और डॉक्यूमेंट ही ट्रांसफ़र होते हैं। तो फिर आपको डॉक्यूमेंट परचेज के साथ साथ पोजीशन भी परचेज करना पड़ता है। इसलिए लोग बैंक की एसेट्स नहीं लेते, क्योंकि फिर उसमें पोजीशन का इशू आता है। वो तो वहीं रह रहा है जिसका घर था, कहेगा हम खाली ही नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? अब देखो, तो यूपीएससी का बहुत सारा सवाल इसी साइकिल से बनेगा। अब यूपीएससी क्या पूछेगी? अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दे तो अनएम्प्लॉयमेंट पर क्या इम्पैक्ट बढ़ेगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगी ना। पैसा हाथ में रहेगा नहीं, काम करेंगे नहीं, ठेला निकलवा नहीं पाएंगे, ई रिक्शा निकलवा नहीं पाएंगे, बेरोजगारी बढ़ गई। अगर हम रिवर्स रेपो रेट को कम कर दे तो लिक्विडिटी इन बैंक्स बढ़ जाएगी। जैसे रेट्स कम किया, बढ़ गया। लोनिंग कैपेसिटी, मनी इन पॉकेट, इफेक्टिव डिमांड, एक्सपेंसेस। फिर आप कहेंगे अरे चलो चाय नहीं पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, सैंडविच खाते हैं। अब सिर्फ अपनी दाढ़ी उससे नहीं बनवाएंगे क्रीम से, बढ़िया वाला फोम लगाई। पैसा रहता है तब शौक आता है, शौक पहले नहीं आता। शौक पहले दिमाग में रहता है, और पैसा उसको रियल कर देता है। इसलिए पैसा जेब में बहुत रहना नहीं चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा पैसा है जेब में तो सब उड़ा देंगे। अब बड़े बड़े मुगल इसी में बर्बाद हो गए, है कि नहीं? बड़े बड़े राजा इसी में बर्बाद हो गए। आप तो इतिहास के बताइए, वो कौन सा राजा था जो अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में बर्बाद हो गया? सोचिए। और एक वो था, अब वो पृथ्वीराज चौहान भी तो इसी में था। थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन सोचिए जिनके पास पैसा आया वो अपनी शौक
बर्बाद कर दिए। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जीडीपी जीएनपी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो ओवरऑल ग्रोथ बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन ये है कि हम ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन होने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। अब आप लोग बताइए, एम्प्लॉयमेंट पहले है या इन्फ्लेशन पहले है? विच कम्स फर्स्ट? महंगाई कब बढ़ती है? पहले आपके पॉकेट में पैसा है, पहले महंगाई है? कैसे पहले महंगाई है? अब देखो, जब आपके पास एम्प्लॉयमेंट है ना, तो आपके पॉकेट में क्या है? पैसा। जब आपके पॉकेट में पैसा है तो आपकी डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो आपके एक्सपेंसेस क्या होंगे? बढ़ेंगे। एक्सपेंसेस होंगे तो प्राइसेस क्या होंगी? हाइक। प्राइसेस हाइक होंगी तो फिर हम कहेंगे अरे महंगाई आ गई। इन्फ्लेशन एम्प्लॉयमेंट के रीजन से है, तो फिर हम इसको अब प्रोटेस्ट क्यों करते हैं कि महंगाई आ गई है? चलो, एम्प्लॉयमेंट कम कर दिया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, मनी इन पॉकेट कम हो गया, डिमांड कम हो गई, एक्सपेंसेस कम हो गए, प्राइसेस कम हो गए, चीपनेस आ गया। अब चीज़ चीपर हो गई, सस्ता आ गया। क्या चाहिए आपको? चीपनेस चाहिए और एम्प्लॉयमेंट चाहिए। आपको क्या चाहिए? सस्तापन चाहिए या सरकार से नौकरी चाहिए? देखिए, आप खुद ही कह रहे सस्तापन नहीं चाहिए। तो प्रोटेस्ट हम गलत बातों का करते हैं ना, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स नहीं जानते। सरकार से कह रहे हैं सस्ता लाओ, सस्ता लाओ, तो जब आप बेरोजगार रहेंगे सस्ता ऑटोमेटिक होगा। आप बेरोजगार रहेंगे, पैसा नहीं रहेगा, आप महंगी चीज़ खरीद नहीं पाएंगे, फिर सस्ती चीज़ आ जाएगी मार्केट में। कोविड में सब्जियों के दाम बहुत सस्ते हो गए थे। क्यों? ट्रांसपोर्टेशन हो नहीं रहा था, जहाँ की सब्जियाँ जहाँ हैं वहीं पर। तो ऑयल क्राइसिस कल बताया था, अगर तेल महंगा हुआ सब्जी ऑटोमेटिक महंगी हो जाएगी ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन। और तेल महंगा करने में सरकार जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट है ना, हम तेल पैदा नहीं करते, हमारे यहाँ ऑयल प्रोडक्शन है नहीं, हम क्रूड ऑयल परचेज करते हैं। तो तेल की महंगाई सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, जहाँ जहाँ क्रूड ऑयल गल्फ नेशन से जाता है वहाँ वहाँ महंगाई होगी। तो फिर अगर सरकार ने सस्ता कर दिया तो सरकार रोजगार नहीं दे पाएगी। क्यों कहते हैं आप 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, 8th पे कमीशन? तो हम सरकार से पैसा ज़्यादा मांगते हैं, तो जब सरकार आपको ज़्यादा पैसा आपकी पॉकेट में देगी तो महंगाई सरकार कहाँ बढ़ा रही है? सरकार है क्या? ग्रुप्स ऑफ पीपल। तो जब लोग ही ज़्यादा खर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली महंगाई आ जाएगी। तो फिर महंगाई की बात करता कौन है? जैसे हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्टर है ना, सर्विस सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर। ज़्यादा जॉबलेस कहाँ पर हैं लोग? किस सेक्टर में होंगे? प्राइमरी सेक्टर। यहाँ जॉबलेस ज़्यादा हैं, तो जॉबलेस ज़्यादा हैं तो यहाँ पर जो जीडीपी है वो क्या है? कम है, ग्रोथ कम है। और ये सेक्टर का जीडीपी बहुत ज़्यादा है। आईआईटीएंस, टीचर्स, डॉक्टर्स, होटल सर्विसेज, है ना, एरोप्लेन सर्विसेज, सब इसी में आएंगी। तो अगर दाल की कीमत 500 रुपये प्रति किलो हो जाए, अगर दाल 500 रुपये प्रति किलो हो जाए तो इस पूरे सेक्टर में किसको ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी? प्राइमरी को, सेकेंडरी को या टर्शियरी को? तो चलिए, किसी ने पूछा कि भैया दाल तो 500 रुपये प्रति किलो हो गई है, तो कह रहा है अरे कोई बात नहीं, 1000 रुपये प्रति किलो हो जाए बहुत अच्छी बात है।
क्या फर्क पड़ेगा, हम तो 50 में भी नहीं खा पाते थे, इसको फर्क नहीं पड़ेगा। इसको पता ही नहीं है, कह अरे कोई बात नहीं, 1000 क्या 1 लाख हो तो भी कोई बात नहीं, अंबानी के लिए 1 लाख रुपए किलो दाल क्या है, फर्क किसे पड़ेगा। मिक्स सेक्टर, यही है हमारे मिडिल क्लास, यही रोना रोती है। बजट किसके लिए आता है ना, टर्मिनेटिंग सेक्टर, ये डिलीट सेक्टर है, ये एलीट सेक्टर है, ये सेक्टर हमारा मिक्स है। और इंडिया का 80% पॉपुलेशन मिडिल है ना, हम सब मध्यम वर्ग वाले लोग हैं, तो बजट पर नज़र हम ही लोग की रहती है कि वॉशिंग मशीन का दाम बढ़ गया, स्कूटर का दाम बढ़ गया, फ्रिज का दाम बढ़ गया, ना प्राइमरी सेक्टर को इम्पैक्ट करती है ना सर्विस सेक्टर को। प्राइमरी सेक्टर को ये इसलिए इम्पैक्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो मार्जिनल हैं, सर्विस सेक्टर को इसलिए इम्पैक्ट करती है वो पीक पर हैं। तो किसे इम्पैक्ट करेगी, याद रखिए कभी भी इंटरव्यू में पूछा जाए कि आखिर भारत की जो महंगाई है वो किसको ज़्यादा प्रभावित करती है, इस क्लास को। तो ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ है जो नॉन स्किल्ड है, इस पॉपुलेशन को हमें यहाँ ले जाना पड़ेगा प्रोसेस्ड करके। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ से लोग यहाँ चले आ रहे हैं। अब एक किसान अपने गांव से निकला, बम्बई चला गया, तो जो किसान था नॉन स्किल्ड, बम्बई जाके क्या स्किल्ड हो जाएगा, तब भी नॉन स्किल्ड ही रहेगा। तो वहाँ क्या करेगा, वो ठेला चलाएगा, ऑटो चलाएगा, रिक्शा चलाएगा, और फिर गलत काम करेगा। तो जितने भी शहरों में टियर 1 सिटीज़ में जितने भी मोलेस्टेशन होते हैं या रेप्स होते हैं या गलत काम होते हैं, वो सब कौन करते हैं, प्राइमरी सेक्टर वाले। दिल्ली का लड़का दिल्ली में हरकतें नहीं करेगा, बिहार का आकर के करेगा। निर्भया कांड हुआ, सब आजमगढ़ के थे, यूपी के। कोई रेप होता है दिल्ली में तो दिल्ली की ओरिजिन नहीं होती है वो, दिल्ली वालों को तो एटिकेट्स पता है ना, क्योंकि उनका बर्थ दिल्ली में ही हुआ है, तो उन्हें कोई नई चीज़ देख करके कुछ है तौबा नहीं मच रही है। लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं, नया मेट्रो देख रहे हैं, नए ड्रेसिंग सेंस देख रहे हैं, तो अपने को बाहर जैसा बनाने के चक्कर में बर्बाद हो जा रहे हैं। ये कभी भी कोई भी केस या आप एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये सब तो आउट ऑफ दिल्ली ही हैं या आउट ऑफ बॉम्बे हैं। यूपी में जाके क्राइम कौन करेगा, महाराष्ट्र का आदमी। अभी देखिए वो दीपिके कहाँ का था, अभिजीत दीपिके दिल्ली का थोड़ा था। सुना भी सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ, में कोई दिल्ली का नहीं था, सब कहाँ के थे। हिंदुस्तान की ये आदत है, हिंदुस्तान में किसी भी कोने में बाहर के लोग आकर के क्रांति लाते हैं। अब चाहे आप पुर्तगालियों से उठा लीजिए, पुर्तगाली, डेन, डच, फिर इंग्लिश मैन, फिर ये फ्रेंच, फिर ये मुगल्स जितने भी आए, वहाँ की जगह पर वहाँ के लोग नहीं काम करते अच्छा। अब जैसे हम वेस्ट बंगाल से आकर दिल्ली में पढ़ा रहे हैं, दिल्ली का एक भी टीचर नहीं है जो दिल्ली में पढ़ा रहा हो, मैं गारंटी के साथ कहता, कंसेंटेड और नॉट, यही फैक्ट है। तो ऐसे हर सेक्टर में है। तो ये सब आंदोलन करते हैं दिल्ली में आकर के, दिल्ली वाले अपनी लेविस लाइफ जी रहे हैं। अब मान लीजिए कोई बिहार का है या समस्तीपुर का है, तो वो उसका सपना होगा दिल्ली आना, जो दिल्ली में पैदा हुआ है उसका सपना कहाँ होगा, जाना अब्रॉड। उसका सपना ये नहीं मैं समस्तीपुर जाऊं। समझ में आ रहा है। तो जो दिल्ली का है या जो बॉम्बे का है या जो कोस्टल एरिया का है, और हर इंसान का नेचर ये है वो अपने से बड़ी जगह जाना चाहता है। तो दिल्ली वाले सब देखिए अपना सब रेंट उठा के, कोई अमेरिका में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई नॉर्वे में है, कोई न्यूजीलैंड में है, और हम लोग सब आ करके यहाँ उन्हीं के टीनेंट्स हैं। तो पैसा उनको कौन भेज रहा है, हम ही लोग। तो हमेशा से देखिए जो बिजनेस क्लास होगा एकदम टॉप पे होगा, और बिजनेस क्लास हमेशा बना रहेगा क्योंकि उसके नीचे एक मशीनरी है जो काम कर रही है उसके लिए। आप मार्क्सिज्म पढ़ेंगे तो ये देखेंगे ना, एक मशीनरी है खूब मेहनत कर रही है, मेहनत करके प्रोसेस्ड होकर के वो यहाँ जा रहा है, यहाँ मशीनरी खूब मेहनत करती है, यहाँ चला गया, यहाँ गेहूँ पैदा हुआ,
गन्ना पैदा हुआ, लेकिन आटा यहाँ बना, चीनी यहाँ बनी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और पूड़ी बहुत महंगी बिक रही है कहाँ? 1 किलो आटे का दाम 40 रुपए है, लेकिन 10 पूड़ी का दाम। तो अब सोचने वाली बात है कि सर्विस सेक्टर की जीडीपी ज्यादा क्यों है? बताएगा कोई? आप बताइए, सर्विस सेक्टर जीडीपी क्यों ज्यादा है? सर्विस सेक्टर की जीडीपी इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो जीडीपी इनविजिबल है। जब कोई चीज दिखती नहीं है तो उसमें कुछ भी कर सकते हैं। मोनोपोली बहुत है ना। धान दिख रहा है, गेहूं दिख रहा है, केला दिख रहा है, सेब दिख रहा है। और आप अब जब से होश संभाले होंगे, आज से 10 साल पहले की बात करिए, 10 साल पहले आप लोग ठीक ठाक होश में होंगे, या 5 साल पहले की बात करिए, सेब कितने में बिक रहा था? 100 रुपये किलो। आज भी सेब कितने में है? 100 रुपये किलो। गेहूं कितने में रहा होगा? 25 रुपये किलो। आज गेहूं कितने में है? 30 रुपये किलो। 5 साल में गेहूं की कीमत सिर्फ 5 रुपए बढ़ी, लेकिन दिल्ली में किराया 5 साल पहले जो चीज 2 हजार की थी, या 10 हजार की है। क्या कमरे में कुछ नया सोना हीरा मोती जड़ गया? नहीं, सर्विस सेक्टर है ये। टीचर, डॉक्टर्स की फीस पहले 50 रुपए थी, आज 5 हजार है। सर्विस सेक्टर के आगे बढ़ने के पीछे उसका इनविजिबल होना। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हिंदुस्तान में क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? क्योंकि जो दिख रहा है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। चलिए, इकोनॉमी हम पढ़ा रहे हैं, हमारी फीस मान लीजिए 5 हजार है। कोई और इकोनॉमी पढ़ा रहा है, उसकी फीस 15 हजार है। कोई और पढ़ा रहा है, उसकी इकोनॉमिक फीस 25 हजार है। अच्छा, वो ऐसा क्या इकोनॉमी पढ़ा दे रहा है जो हम नहीं पढ़ा रहे हैं? दैट इज सर्विस सेक्टर। एक ही प्लेस से 10 IITians निकल रहे हैं, लेकिन 10 का पैकेज अलग अलग है। ड्यू टू फॉर व्हाट? कहने को है स्किल्स, लेकिन पढ़ाई तो वही करी। एक ही इंस्टीट्यूट से 10 डॉक्टर निकल रहे हैं, 10 का पैकेज अलग अलग है। तो सर्विस सेक्टर में बहुत धांधली है। वो धांधली यहाँ दिख नहीं सकती। तो सवाल है यूपीएससी मेंस का कि हम प्राइमरी सेक्टर को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे? कोई आइडिया है आप लोगों के पास? अगर हमें प्राइमरी सेक्टर आगे बढ़ाना है तो क्या करें? और सर्विस सेक्टर आगे क्यों है? अगर हमें सर्विस सेक्टर को, अच्छा फिर देखिए, एक इकोनॉमिस्ट हैं रेडोव, वो बैलेंस्ड ग्रोथ की बात करते हैं। एक इकोनॉमिस्ट है हर्समैन, वो इम्बैलेंस ग्रोथ की बात करते हैं। थोड़ा इसको ऐड करते हैं आरक्षण से कि RHA बहुत इस समय हाइप्ड है ना, कि हमें हिंदुस्तान में कास्टिज्म को सब खत्म करके और अपने रिजर्वेशन को ख़त्म कर देना चाहिए। एक बहुत अच्छी बात है। आप अगर आरक्षण ख़त्म कर देंगे तो आरक्षण ख़त्म करने मतलब है जो अभी स्ट्रक्चर है हमारा ऐसे है। आप इक्वली सबको प्रमोट करेंगे ना। अब ऐसे समझिए, बहुत सारे सेक्टर्स हैं इंडिया में, और आप इक्वली ऐसे सबको प्रमोट करेंगे, और आपने कहा 1-1 हज़ार रुपये सबको देना है। इसको भी 1 हज़ार, इसको भी 1 हज़ार, इसको भी 1 हज़ार, इसको भी 1 हज़ार। ये इम्बैलेंसेस एबॉलिश हो पाएंगे? अगर आपने इसी स्ट्रक्चर में सबको 1-1 हज़ार दे दिया तो ये 1 हज़ार लेकर के इतना बढ़ेगा, फिर ये थोड़ा सा और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर ये और बढ़ेगा, और बढ़ेगा। तो कहाँ इक्वालिटी हुई? अगर हम इम्बैलेंस ग्रोथ या हम बैलेंस ग्रोथ की बात करें, एक हमारा हो गया सर्विस सेक्टर, ये सर्विस सेक्टर है। एक हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। ये हमारा है प्राइमरी सेक्टर। अगर हम ये कहें कि हमें बैलेंस ग्रोथ करना है, तो बैलेंस ग्रोथ मीन्स व्हाट? इसको भी 100 करोड़ दीजिए, इसको भी 100 करोड़ दीजिए, इसको भी 100 करोड़ दीजिए। इसके बाद का स्ट्रक्चर क्या होगा? इसके बाद का स्ट्रक्चर क्या ऐसा हो जाएगा, ये प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा? ये और आगे चला जाएगा। फिर भाई सबको आपने 100-100 करोड़ ही दिया है,
तो फिर ये ग्राफ ऐसे ही रहेगा, नेगेटिव। तो ग्राफ कब इसके पैरेलल होगा? जब इसको 1000 करोड़ देंगे। क्यों? तब ये उठ करके यहाँ आएगा, फिर इसको और सपोर्ट करिए, यहाँ आए। हम ये नहीं कह रहे इसको सपोर्ट मत करिए, रिजर्वेशन यही तो था। और रिजर्वेशन आप कास्ट पे मत दीजिए। जाति, आपने कहा ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण गरीब नहीं हो सकता। और गरीबी जात देखती है, या सेक्स देखती है, या जेंडर देखती है? गरीबी ना तो माहौल देखती है। हाँ ठीक, मंगवा लो सबके लिए। तो मतलब ये है कि हमें एक लॉजिकल वे में चीज़ें करनी पड़ेंगी। हाँ हाँ हाँ, ले लो, कोई नहीं, ले लो। अब हम अब जेंजी वालों को पढ़ाना ऐसे ही पड़ेगा। अब देखिए, तो अगर हम प्राइमरी सेक्टर को आगे ले जाना चाहते हैं ना, तो प्राइमरी सेक्टर को हमें ब्राइट करना पड़ेगा। कैटरीना कैफ को लाना पड़ेगा, आलिया भट्ट को लाना पड़ेगा। क्यों? क्या बोलते हैं उसको, एंडोर्समेंट, या जो एडवर्टीजमेंट करते हैं। किसानों का एडवर्टीजमेंट कहाँ है, आप लोग बताइए। कोई नहीं पढ़ता। आप यकीन मानिए, एक दूरदर्शन पे चैनल आता था कृषि, डीडी कृषि, अभी भी आता है। कौन देखता है डीडी? एक डांस इंडिया डांस आता है, सब देखता है। जिस दिन डांस इंडिया डांस में किसान डांस करने लगेगा, समझ लिए किसानी ऊपर हो गई। पनामा पेपर लीक्स हुआ था। पनामा पेपर लीक्स में अमिताभ बच्चन का नाम था, ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम था। और ऐश्वर्या राय बच्चन का बाराबंकी में खेत था। तो ऐश्वर्या बच्चन ने कहा, अरे वो ऐसे ही पैसा नहीं इन्वेस्ट था, वो हम वहाँ खेती करते हैं। लोगों ने, जिस दिन ऐश्वर्या राय बच्चन अगर हल उठा लें, खेती वैसे ही लहलहा उठेगी। तो बहुत मुश्किल काम है। प्राइमरी सेक्टर का जब तक मॉडिफिकेशन नहीं होगा, या प्राइमरी सेक्टर में जब तक बड़े लोग नहीं आएंगे, नहीं हो पाएगा। और धीरे धीरे प्राइमरी सेक्टर देखिए वो मर ही रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा बहस करने की बात नहीं। तो एक टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लिए आज, रिवर्स रेपो वाला। और रिवर्स रेपो से कई सारी चीज़ें हमने लिंक कर ली। तो जब कभी पूछे कि रिवर्स रेपो ज़्यादा करेंगे तो फिर हमारा इन्फ्लेशन कम होगा, रिवर्स रेपो ज़्यादा करेंगे तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रिवर्स रेपो ज़्यादा करेंगे तो हमारी लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कोई भी ट्रिक बता दे रहे हैं एग्जाम में, कभी भी कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आता है, चाहे वो बैंक रेट हो, चाहे वो रेपो रेट हो, चाहे वो रिवर्स रेपो रेट हो, अगर कभी भी इसके बढ़ने की बात करेगा, तो आप सिंपल लगाइएगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी से इसका रेसिप्रोकल रिलेशन है। अगर ये बढ़ेगी तो सभी प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हो जाएंगी, स्लो डाउन, डिप्रेशन में चले जाएंगी। तो आरओआई ज़्यादा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम। सिंपल फंडा है, कोई भी एसएलआर हो, एमएसएफ हो, कोई भी हो। और आरओआई कम रखने पर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो जाएंगी, ज़्यादा। तो ऐसे ही पूछेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, बस चलो चाय पी लो सब लोग।